यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जो आपको सॉल्व करना था। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्री भी बोला जाता है इसको। अब देखिए किस तरह से हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर के मटेरियल्स को या बॉडीज को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाएंगे और क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने ये स्टडी किया था कि जो हीट एनर्जी है वो किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, तो नेट मूवमेंट जो होगा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा हीट एनर्जी का। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस इज ए एंड सेकंड बॉडी इज बी, इट इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, तो हीट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू होगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लो टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा और ये जो बी बॉडी है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ये एनर्जी को देगा, इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर फॉल होगा, कम होता जाएगा, टेम्परेचर फॉल। और ये जो बी बॉडी है ये इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर ये इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। सो टेम्परेचर राइजेस। फिर से सुनिए, मैंने बताया कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज बी। जो ए ऑब्जेक्ट है इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना है, एग्जांपल लिया 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। 20 डिग्री सेल्सियस पर है मतलब कि लो टेम्परेचर है। तो हमने ये देखा कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लो टेम्परेचर। और ऐसा हमने कैसे ऑब्जर्व किया, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया थर्मोमीटर से। मैंने यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर लगा रखा है, यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर लगा रखा है। तो पहले ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो गया, फिर 80 डिग्री, फिर 70 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर फॉल होता जा रहा है। अगर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अगर इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो हम ये समझ पाएंगे कि पहले इसके पास ज्यादा हीट एनर्जी थी, अब इसके पास कम हीट एनर्जी रह गई है, तभी तो इसका टेम्परेचर फॉल हुआ, कम हुआ। दूसरी बॉडी जिस पर हमने थर्मोमीटर लगा रखा था वो हमें रीडिंग बता रहा था 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होने लगा, इंक्रीज होने लगा, 20 से 30, 40, 50 ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमने थर्मोमीटर से ये डिटेक्ट किया। अगर इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। जो बी बॉडी है वो हीट एनर्जी को क्या कर रही है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो ए है वो हीट को लॉस कर रही है और जो बी है वो एनर्जी को गेन कर रही है। अब इसी के बेसिस पर हम क्या समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, अब देखिए एक कंडीशन हमने और स्टडी की थी, वो कंडीशन थी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी से हीट एनर्जी 20 डिग्री सेल्सियस की बॉडी में जा रही है, तो इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर ये दोनों बॉडीज, मतलब कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और उस समय पर हीट ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा, मतलब कि ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा, जो नेट हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा। तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसका टेम्परेचर 100 था, इसका 20 था, तो हमने ऐसा माना कि 50 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। कब रुकेगा, जब इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर 50-50 हो गया उस समय पर हीट ट्रांसफर रुक गया। हमने बोला कौन सी कंडीशन आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है, अब हीट ट्रांसफर नहीं होगा।
अब यहीं से निकल करके आया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझिए। ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, ये हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। सॉरी, तो ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, ये हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। अब जितनी हीट एनर्जी लॉस्ट होगी उतनी ही हीट एनर्जी गेन होगी। एक बॉडी जितनी हीट एनर्जी को रिलीज करेगी, दूसरी बॉडी उतनी ही हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना तो हीट एनर्जी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इसने 500 जूल की एनर्जी रिलीज की और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दैट इज हीट लॉस। दैट इज हीट लॉस इज 500 जूल। दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है, मतलब कि इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ये जो दूसरी बॉडी थी इसने क्या किया? इसने हीट को गेन किया। और कितनी हीट एनर्जी गेन की? 500 जूल। कितनी हीट एनर्जी गेन की? 500 जूल। तो अगर इसकी एनर्जी 500 जूल कम हो रही है तो दूसरी बॉडी की एनर्जी 500 जूल बढ़ रही होगी। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना हीट एनर्जी कम हुई ना ज्यादा हुई। एक बॉडी ने जितनी हीट एनर्जी लॉस की, दूसरी बॉडी ने उतनी ही हीट एनर्जी क्या कर ली? गेन कर ली। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और यही प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, जिसमें हम लोग ये लिखेंगे, द बॉडी एट हायर टेम्परेचर लूजेस द हीट। जो हायर टेम्परेचर की बॉडी है वो हीट एनर्जी को लूज करेगी, और जो लो टेम्परेचर की बॉडी है वो हीट एनर्जी को गेन करेगी। एंड हीट लॉस इज इक्वल टू द हीट गेन। और जितनी हीट एनर्जी लॉस की जाएगी उतनी ही हीट एनर्जी गेन की जाएगी दूसरी बॉडी के द्वारा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखिए इसको मैं स्टेटमेंट में लिखने वाला हूँ। ओके, ये सब कुछ अगर आपको क्लैरिफाई हो चुका है देन रेज योर हैंड। ये जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेनेशन दी, अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्या क्या बातें मैंने आपको बताई? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पर होगी और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर होगी, उससे ये डिसाइड होगा कि हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। द स्टेटमेंट इज द बॉडी एट हायर टेम्परेचर रिलीजेज हीट the body at higher temperature releases heat, while जबकि the body at lower temperature absorbs heat। The principle of calorimetry indicates the law of conservation of energy. The principle of calorimetry indicates the law of conservation of energy। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। दैट इज द टोटल हीट, so here I am writing that is the total heat lost by hot body is equal to the total energy gained by cold body। This is the principle of calorimetry। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। सबसे पहली बात ये लिखी गई है
कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगी, और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो सबसे पहली बात मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी। उसके बाद कंडीशन आएगी थर्मल इक्विलिब्रियम की, और हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। तो वो अगर स्टेटमेंट ऐड करना चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी ए कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, एट दैट कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ द बोथ बॉडीज बिकम सेम। उस कंडीशन में दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और हीट ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा। ये स्टेटमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये बताता है दैट देयर इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होगा। कैसे होगा? एक बॉडी जो कि हॉट बॉडी है क्या करेगी? हीट को लॉस करेगी। टोटल हीट लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इक्वल टू, इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी ने जितनी हीट एनर्जी को लॉस किया, दूसरी बॉडी उतनी ही हीट एनर्जी को गेन करेगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यू लॉस, हीट एनर्जी को क्यू से लिखा जाता है, क्यू लॉस इज इक्वल टू क्यू गेन। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि जितनी एनर्जी लॉस हो रही है और दूसरी बॉडी उतनी एनर्जी को गेन करेगी। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल सुनिए, और एग्जांपल सुनिए जिसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता लगेगा। ये डेफिनेशन जो है ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, तो नो नीड टू राइट दिस डेफिनेशन। जस्ट सी द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम लोग बर्नर का यूज करते हैं और किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं। काफी बार मैंने ये डायग्राम बनाया है। अच्छा, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड के ऊपर हम लोग बीकर को रख देते हैं। तो दिस बीकर इज हैविंग सम सब्सटेंस लाइक वाटर, इसके अंदर वाटर है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने क्या रखा? एक बर्नर रखा, ताकि हम सब्सटेंस को या बीकर को हीट अप कर सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? ऐसा बर्नर लगाते हैं। ये बर्नर को हमने ऐसा जलाया, इट इज प्रोड्यूसिंग सम हीट एनर्जी। अब देखिए, क्या सारी की सारी एनर्जी इस बीकर को मिलेगी? मान लीजिए ये पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, तो हम 1 सेकंड की बात करते हैं। तो उस 1 सेकंड में क्या हुआ? इसमें 100 जूल की एनर्जी रेडिएट की, 100 जूल ऑफ एनर्जी। मान लीजिए हम लोग चाय बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें पानी उबालना पड़ता है, वाटर को हीट अप करना पड़ता है। तो मैंने 100 जूल की एनर्जी इस बर्नर के थ्रू दी 1 सेकंड में, तो हम उस 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 100 जूल की एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई। क्या वो 100 जूल की पूरी एनर्जी इसको मिलेगी? ये बॉडी है हायर टेम्परेचर पे, ये बॉडी है लोअर टेम्परेचर पे, तो हमें ये तो पता है कि हीट एनर्जी यहाँ से इसमें आएगी, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी इसमें नहीं आ पाएगी। ये सारी की सारी हीट एनर्जी इसको नहीं मिल पाएगी। इसको कितनी हीट एनर्जी मिली? 80 जूल। अच्छा, एक बात और समझिए, आसपास जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही है उसका टेम्परेचर 400 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये जो फ्लेम्स है ये हायर टेम्परेचर पर है, और आसपास जो सराउंडिंग है दैट इज एट द लोअर टेम्परेचर। तो फिर से क्या होगा? ये हीट एनर्जी कहाँ पर जाएगी? ये हीट एनर्जी सराउंडिंग में भी रेडिएट होगी। कुछ हीट एनर्जी ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसके ऊपर जो वायर गेज लगा हुआ है, ये वायर गेज भी गर्म हो जाएगा। और कुछ हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये बीकर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वेसल कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर है, तो ये ग्लास एब्जॉर्ब करेगा उस हीट एनर्जी को, और वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, पूरा का पूरा बीकर गर्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सब्सटेंस को तो सिर्फ 20 जूल की एनर्जी मिल रही है। हमने इस बर्नर से 100 जूल की एनर्जी देने की कोशिश की, लेकिन जो वाटर था उसको सिर्फ 20 जूल की एनर्जी मिली। ऐसा क्यों हुआ? हीट कहाँ पर जा रही है? तो आप तो बोलेंगे सर हमने तो 100 जूल दिया था, इसको तो सिर्फ 20 जूल मिले। तो यहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो 100 जूल की एनर्जी दे रहा हूँ उसमें से 30 जूल की एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट हो रही है। 30 जूल की एनर्जी कहाँ जा रही है? सराउंडिंग्स में जा रही है। और कुछ 20 जूल की एनर्जी इस वायर गैस को मिली।
और ये जो बीकर था, बाकी की एनर्जी ये बीकर एब्जॉर्ब कर रहा है, 30 + 20 50, और ये 30 जूल की एनर्जी ये बीकर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बर्नर तो 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन 80 जूल की एनर्जी तो यहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, ये वायर गेज में जा रही है, ये बीकर के अंदर जा रही है। और ये जो सब्सटेंस है इसको सिर्फ कितनी हीट एनर्जी मिली? इसको सिर्फ 20 जूल की हीट एनर्जी मिली। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हुआ। कितनी एनर्जी थी? 100 जूल की। 20 जूल की एनर्जी मिली सब्सटेंस को, वाटर को। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस किस को ये एनर्जी जा रही है, किस किस में जा रही है। 20 जूल की एनर्जी वाटर में गई, और 20 जूल की एनर्जी इस टैंक ने एब्जॉर्ब कर ली। 20 जूल जो है वो वायर गेज ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ था? बीकर रखा था। उसके बाद 30 जूल की एनर्जी चली गई बीकर के अंदर। 30 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द ग्लास बीकर। Joule is absorbed by glass beaker, and 30 joules is radiated in the surroundings. तो देख लीजिए 100 जूल की एनर्जी दी थी बीकर ये बर्नर से, और 100 जूल की एनर्जी ही तो है अभी। तो ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब कि ना तो हीट एनर्जी क्रिएट हुई और ना ही डिस्ट्रॉय हुई। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। देख लीजिए आप, 20 + 20 + 30 + 30 टोटल 100 जूल हो गए। तो जितनी हीट एनर्जी हमने दी थी वो हीट एनर्जी अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर जा रही है, इस वायर गेज में जा रही है, इस बीकर में जा रही है, इस वाटर के अंदर जा रही है, और कुछ हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट हो रही है। तो एनर्जी ना तो क्रिएट हुई है और ना ही डिस्ट्रॉय हुई है, वो 100 जूल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 20 + 20 + 30 + 30 ये भी 100 जूल है। तो हम तो 100 जूल की एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाटर ने सिर्फ कितनी एब्जॉर्ब की है? वाटर ने सिर्फ 20 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। बाकी की एनर्जी क्या हो गई? बाकी की एनर्जी क्या हो गई? उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिसिपेट हो गई। बाकी की एनर्जी क्या हो गई? डिसिपेट हो गई। वो ऐसे कामों में चलेगी जो हमारे काम ही नहीं आ रही, वो ऐसी जगह पर खर्च हो रही है, स्पेंड हो रही है जो हमारे लिए क्या नहीं है? बेनिफिशियल नहीं है। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिसिपेट। तो यहाँ पर एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। 20 जूल की एनर्जी स्टैंड में जा रही है, 30 जूल की एनर्जी इस बीकर में जा रही है, 30 जूल की एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। तो दिस इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हीट को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कैलोरीमेट्री में भी तो यही हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में भी तो यही बताया मैंने कि जितनी हीट एनर्जी एक ऑब्जेक्ट लॉस करेगा उतनी हीट एनर्जी दूसरा ऑब्जेक्ट गेन कर लेगा। ये आइडियल कंडीशन में होगा। ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये आइडियल कंडीशन में होगा। मतलब कि आसपास कोई दूसरी बॉडी नहीं है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। हम अभी तक यही मान करके चल रहे हैं कि ये जो बॉडी थी ए, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सेकेंड बॉडी थी बी, इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। नेचर के अंदर सिर्फ ये दो ही ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस अपनी हीट एनर्जी को 20 डिग्री वाले में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या ऐसा नहीं होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग में भी हीट एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। तो सारी की सारी हीट एनर्जी थोड़ी ना बी ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। लेकिन हम आइडियल कंडीशंस में क्या मान करके चल रहे हैं कि ये जितनी भी हीट एनर्जी लॉस करने वाला है वो सारी की सारी हीट एनर्जी कौन गेन करेगा? बी ऑब्जेक्ट। ए जितनी हीट एनर्जी लॉस करेगा, बी उतनी हीट एनर्जी को गेन कर लेगा। तो डिसिपेशन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में, वो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है? किस टेम्परेचर पे आती है? तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? एक फॉर्मुलेशन करने वाले हैं। ओके, देखिए जैसे कि हम ये मान करके चलते हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट है। लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट ए विच इज हैविंग मास m1, विच इज हैविंग मास m1। इसका मास कितना है? इसका मास है m1, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितनी हीट एनर्जी पर सेकंड ये एब्जॉर्ब करेगा और कितनी हीट एनर्जी पर सेकंड ये रेडिएट कर सकता है। दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और इसका टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज T1 डिग्री सेल्सियस। द सेकंड बॉडी we name it as B. Its mass is M2 and its specific heat capacity is S2 and the temperature of this body is T2 degree Celsius. And we are considering a condition that the temperature of the first body T1 is greater than T2. Let this is our assumption. ये हमने माना कि फर्स्ट बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2। दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, ये एल्यूमिनियम है तो ये कॉपर है। इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की या रिलीज करने की कैपेसिटी अलग है, इसको हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की या रिलीज करने की कैपेसिटी अलग है, जिसको हम S1 और S2 से लिख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, this body A is having temperature T1 degree Celsius and this is B body which is having temperature T2 degree Celsius and our assumption is that T1 is greater than T2। मतलब कि जो फर्स्ट बॉडी है A बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। इट इज एट हायर टेम्परेचर एंड इट इज एट लोअर टेम्परेचर। अब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। तो ये हीट ट्रांसफर हो रही है A से B की तरफ। और हमने ऐसा माना कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम लेट T1 इज ग्रेटर देन T2। इससे हमें ये समझ आएगा कि कौन हीट एनर्जी को लॉस करने वाला है और कौन हीट एनर्जी को गेन करने वाला है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट एनर्जी को लॉस करेगा और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट एनर्जी को गेन करेगा। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट T डिग्री सेल्सियस। जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आ रही है, वो आ रही है T डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2 और दोनों का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज, सो हियर आई एम राइटिंग according to the principle of कैलोरीमेट्री। क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब मैं इसका सिंबल लिखने वाला हूं। हीट लॉस्ट को हम लिखेंगे Q लॉस्ट एंड Q गेन। फॉर्मुलेशन क्या करें, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम हीट एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, MST। ml वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब स्टेट चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू MST। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, Q लॉस्ट। लॉस्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ, कौन हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है M1, स्पेसिफिक हीट इज S, चेंज इन टेम्परेचर। पहले इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था, हाई टेम्परेचर था, बाद में इसका टेम्परेचर कम होकर के T हो जाएगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, इसका 100 डिग्री था, इसका 20 डिग्री था और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T। ठीक है, तो 100 से 50 हो रहा है, 100 को हम T1 से लिख रहे हैं और 50 को हम किससे लिख रहे हैं, T से लिख रहे हैं। सो दैट इज T1 माइनस T। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q गेन, हीट एनर्जी गेन। कौन हीट एनर्जी को गेन कर रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है M2, स्पेसिफिक हीट इज S2 एंड चेंज इन टेम्परेचर। पहले इसका टेम्परेचर 20 था, 20 से 50 हो गया, तो 20 डिग्री सेल्सियस को हम लिख रहे हैं T2 से और 50 को हम किससे लिख रहे हैं, T से।
So there is increase in temperature which is denoted by T minus T2. T minus T2. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने वाले हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m1 s1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज m1 s1 मल्टीप्लाई बाय t1 माइनस m1 s1 t इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए t से और t2 से। सो इट विल बी m2 s2 t माइनस m2 s2 t2। अब देखिए जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं उनको पॉजिटिव करना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो t1 t2 है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो t वाले उनको भी एक साइड कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, ये m2 s2 t2 ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये m1 s1 t ये इधर नेगेटिव है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो हम इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाले हैं और इसको इधर शिफ्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होने वाली है। इधर ऑलरेडी क्या था, m1 s1 t1, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं m1 s1 t1 प्लस ये m2 s2 t2 इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव था इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी m2 s2 t2 इज इक्वल टू m1 s1 t। m1 s1 t ये जो है ये नेगेटिव है, इसको उधर शिफ्ट करने पर पॉजिटिव होगा। सो इट विल बी m1 s1 t और ऑलरेडी इधर क्या पड़ा था, m2 s2 t, तो यहां लिख देंगे हम लोग m2 s2 and t। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर भी t है और यहां पर भी t लिखा हुआ है, तो यहां से t को कॉमन लिख सकते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, इसको तो एज इट इज लिख देंगे m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 इज इक्वल टू m1 s1 प्लस m2 s2 and the common quantity is T, equilibrium temperature। अब देख लीजिए हमें T का फॉर्मूला बनाना है, the temperature at the condition of the equilibrium। इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये जो m1 s1 प्लस m2 s2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस पूरी क्वांटिटी को उठा करके मैं इसके डिवाइड में लिख दूंगा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाएगा, द टेम्परेचर एट द थर्मल इक्विलिब्रियम। सो T इज इक्वल टू m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 डिवाइड बाय m1 s1 प्लस m2 s2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, और उसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और उसको इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक जगह पर और काम आता है। देखिए टेम्परेचर को तो हम थर्मोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं कि पहले क्या टेम्परेचर था बाद में क्या टेम्परेचर था, उसको थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और S1 S2 जो स्पेसिफिक हीट है दोनों सब्सटेंसेस की, उनके लिए हमारे पास टेबल है, वो एक्सपेरिमेंट करके हमने पहले से ही फाइंड कर रखी है कि S1 S2 की वैल्यू क्या होगी। मास को हम लोग किलोग्राम से मेजर कर सकते हैं, इसको भी तौल लेंगे मासेस को। तो देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी को हम मेजर कर पा रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं, मास को मेजर कर पा रहे हैं, टेम्परेचर को, मास को एंड मास को। अब हमने क्या किया, दोनों में से एक सब्सटेंस वाटर ले लिया, दोनों में से एक सब्सटेंस क्या ले लिया, मान लीजिए ये जो लो टेम्परेचर वाला था ये वाटर था, और वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें दूसरा सब्सटेंस जो S2 है उसकी स्पेसिफिक हीट भी हमें पता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, ये जो सब्सटेंस था इसकी स्पेसिफिक हीट को फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। बाकी सब क्वांटिटीज हमें पता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट हमें नहीं पता। टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम ये हमने थर्मोमीटर से निकाल लिया कि दोनों कितने डिग्री सेल्सियस पर कॉमन टेम्परेचर हो गया दोनों बॉडीज का। उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बॉडी ये हम थर्मोमीटर से फाइंड कर लेंगे। मास ऑफ द सेकंड बॉडी, वाटर का जो मास है वो उसको तोल लेंगे, किलोग्राम्स में आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, टेम्परेचर ऑफ वाटर थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे। M1 S1
तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो अननोन है, तो बाकी सारी क्वांटिटीज जिस पर मैंने देखिए टिक लगा रखे हैं ये सारी क्वांटिटीज नॉन क्वांटिटीज है। तो इन सब क्वांटिटीज को तो हमने मेजर कर लिया और इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी थी वो थी स्पेसिफिक हीट ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस। तो इसकी स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए भी इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ कैलोरीमीटर के अंदर। कैलोरीमीटर या कैलोरी मीटर भी बोला जाता है इसको। तो कैलोरी मीटर जब करवाऊंगा, एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जो आपको कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल बताया है, उस प्रिंसिपल के बेस पर अभी हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, कॉमन टेम्परेचर। कॉमन टेम्परेचर फाइंड करेंगे कि जिस टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा, मतलब कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, थैंक यू सो मच। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स को कल देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, कल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये अभी सुन लीजिए। टेम्परेचर T1 टेम्परेचर को हमने माना था ग्रेटर देन T2। सो दिस इज द हॉट बॉडी, मतलब कि ये वो बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब न्यूमेरिकल्स में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि T1 की वैल्यू यहाँ पर जो आप पुट करेंगे, आप हॉट बॉडी की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे आपको बोला जाएगा कि वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो बताइए कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पर मास लिखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर था उसका मास कितना था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हायर टेम्परेचर वाला है उसकी सारी क्वांटिटीज यहाँ लिखनी है, और जो लोअर टेम्परेचर वाले हैं उसकी सारी क्वांटिटीज यहाँ पर लिखनी है। तो T1 हमने हायर टेम्परेचर की बॉडी कंसीडर की है, तो न्यूमेरिकल्स भी इसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल देखते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कैलोरीमेट्री के।